बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे फिनांस और अकाउंटिंग के बारे में। तो फिनांस क्या था? फिनांस का मतलब होता है आमदनी, यानी कि आमदनी कह लें, मालो दौलत कह लें, जो आपके पास पैसा होता है। सिंपल वर्डिंग ये है कि फाइनेंस मतलब कि आपके मालो दौलत के रिलेटेड होता है कि आपके पास कितना पैसा है और आपके कितने अखराजात वगैरह, ये सारा कुछ फाइनेंस में आता है। उसके बाद अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब कि जो गिनती वगैरह करना है, किसकी अकाउंटिंग का पूरा सब्जेक्ट है कि कैसे आप अकाउंटिंग वगैरह में जो है प्रॉफिट लॉस वगैरह जो वो निकालते हैं सारी चीज़ें। लेकिन इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन वगैरह जानेंगे, ये यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें होती हैं तो इनका कैसे यूज़ किया जाता है, ये क्या यानी कि जो हमारी माला दौलत वगैरह, जो हमारे पास फाइनेंस मालियत वगैरह, उसका कैसे हम जो है वो यूज़ करेंगे, वो अकाउंटिंग के मुताबिक करेंगे। तो सिंपल आपको बता रहा कि फाइनेंस जो है और अकाउंटिंग, फाइनेंस आपकी मालो दौलत और मालो दौलत को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास कितना जो है वो दौलत है, हमारे पास कितना पैसा है और उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सारा अकाउंटिंग हमें बताती है। तो आज हम इसके बारे में वो देखेंगे। तो फाइनेंस और अकाउंटिंग में आपको बता दूं, अकाउंटिंग एक पूरा हमारे पास सब्जेक्ट था, लेकिन इसमें जो चूँकि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में आप वर्क करते हैं तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंस और अकाउंटिंग वगैरह क्या है। बाकी आपको डेप्थ में इसमें आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ ही हम इसको डेप्थ में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो इंक्लूड होता है ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल प्रैक्टिस में, वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर नीड ऑफ कैपिटल के बारे में जानेंगे, फिर सोर्स ऑफ फंड्स के बारे में जानेंगे, इसके अलावा बजटिंग एंड मॉनिटरिंग के बारे में जानेंगे, कॉस्ट एंड प्राइसिंग के बारे में जानेंगे, इसके अलावा वर्किंग कैपिटल क्या होता है और कैश फ्लो क्या आता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद एनुअल स्टेटमेंट और लास्ट में हमने ऑडिटिंग के बारे में वो डिस्कस करें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में जो जानते हैं, तो इंट्रोडक्शन में यही बताया जा रहा है कि यानी कि कोई भी प्रोडक्ट होती है, कोई भी सर्विसेज होती है, वो तब तक अच्छी नहीं होती जब तक कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं। अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो चीज़ जो प्रोडक्ट होती है, जो सर्विसेज वगैरह होती है, वो अच्छी होती है। तो वो आप क्वालिटी कैसे आप जो इन्हांस कर, कैसे बेहतर कर सकते हो, वो जो बेहतर की जा सकती है वो फाइनेंस से की जा सकती है, यानी कि मालो दौलत से की जा सकती है। तो अगर आप जो है वो फिनांस आपका अच्छा है तो आप जो क्वालिटी को अच्छा जो है वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अगर आपको फिनांस को मैनेज करना आता है, आपके पास फाइनेंस है, तो आप जो है वो क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि यानी कि अगर आप जो है यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह, अगर आप अपनी जो है वो खुद से कोई भी कंपनी जो है खोल सकते हैं, कोई भी आप अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन आप अपनी खुद से कैसे बना सकते हैं, उसमें और आप ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, कोई सॉफ्टवेयर हाउस बनाने के लिए, इस तरह कोई भी आप वर्क करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि ओवरऑल एज IT भी आप इसको कर सकते हैं। कि अगर आप कोई शॉप या वो ओपन कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी शॉप ओपन कर सकते हैं आप, तो जैसे कि कंप्यूटर की एसेसरीज, आजकल तो ये समझ आता है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं वो कंप्यूटर की एसेसरी वगैरह शॉप वगैरह जो खोलते हैं, ये हमने अपने हिसाब से ये क्राइटेरिया हमें फिट किया हुआ है। ये हालांकि ये क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि अगर आप IT का कंप्यूटर वगैरह के बारे में जानते हैं तो आप उसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं, बल्कि अनपढ़ लोगों की बजाय आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये कोई गलत चीज़ नहीं है, आप इसको भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी आप वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीड ऑफ कैपिटल, आपको पैसे की ज़रूरत होगी, आपको कैश की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें ये आ रहा है। तो नीड ऑफ कैपिटल मतलब कि आप एक बंदा भी जो है वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, या फिर अगर एक के पास इतना पैसा नहीं है तो उसमें यानी कि रिसेंट ग्रेजुएट वगैरह जो लोग हैं, यानी कि ग्रुप वो 4-5 लोग मिलकर सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह बना लेते हैं। इस तरह की कोई और कंपनी वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी वर्क जो है वो कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है लोगों के हिसाब से। तो इसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि मैं एक बार आपको फिर क्लियर करता जाऊं कि फाइनेंस को जो है वो मैनेज करना अकाउंटिंग कहलाता है, क्योंकि अकाउंटिंग का कंसेप्ट मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि लहदा है, इसीलिए सिर्फ इंट्रोडक्शन वगैरह जानेंगे। सिंपल यही आप कंसिडर करें, यही अपने माइंड में रखें कि फाइनेंस को मैनेज करना अकाउंटिंग है। ये क्योंकि यहाँ जो सारा डिस्कस किया जाएगा वो फाइनेंस के हिसाब से जो है वो डिस्कस किया जाएगा। आपको यही लगेगा ये फाइनेंस के, लेकिन ये साथ साथ अकाउंटिंग भी चलती जाएगी। यानी कि हम जो वो प्रैक्टिस फाइनेंस और अकाउंटिंग की प्रैक्टिस के बारे में, मतलब कि आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, आपको इनके बारे में सिर्फ पता होना चाहिए। आपको ये हम करना नहीं है कि अकाउंटिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती, वो चीज़ का हमसे कोई कंसर्न नहीं है। तो सिंपल ये नीड ऑफ कैपिटल मतलब कि 2-4 लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाह रहे हैं, तो उनको कितने पैसे, कितने कैपिटल वगैरह की ज़रूरत होगी, इस चीज़ में हम देखेंगे। वेंचर का मतलब होता है कि खुद से ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना जिसमें रिस्क वगैरह होती है। कोई तजारत कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें रिस्क वगैरह जो है आ सकते हैं। मतलब कि
आप खुद से अपना कोई भी कारोबार जो है वो करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको जो पैसे की ज़रूरत वगैरह होती है वो आ जाता है। तो नीड ऑफ कैपिटल मतलब कि अगर आप जो है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कम से कम आपके पास जो है वो 3 मंथ के लिए पैसा, मतलब कि जो आप पैसा लगा रहे हैं बिजनेस पे, जो आप वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके, वो तो आप उस पैसा लगा रहे हो, जब आप पूरा और यानी कि पैसा लगा लेंगे उसके बाद भी आपके पास 3 मंथ के लिए पैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जितना पैसा था बिजनेस पे लगा देते हैं, तो जब बिजनेस पे लगा देते हैं तो उसके बाद तो अंडरस्टूड बात है, जो रेवेन्यू होता है जो यानी कि जो उसके चीज़ों को वो फिर बैठ जाते हैं कि अगर सेल होगी तो हम नेक्स्ट कोई भी चीज़ परचेज करेंगे, यानी कि सेल हो गया उसके बाद पैसा आएगा तो हम नई चीज़ लेकर आएंगे, तो फिर वो बिजनेस तबाह हो जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कम अज कम आपको अक्सर जो है वो लोग देखने को मिलेंगे ये कि बिजनेस वगैरह जो स्टार्ट करते हैं, शॉप ही कोई ओपन कर लेता है। अब वो शॉप वगैरह ओपन करता है तो वो यही कंसीडर करता है कि उनको फ़ौरन रेवेन्यू होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जबकि कोई भी बिजनेस है उसमें फ़ौरन के कोई भी रेवेन्यू वगैरह आपके पास पैसा नहीं आता। पहले आपको यानी कि वो मशहूरी वगैरह होती है, फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है, उसके बाद वो गाहक वगैरह आते हैं और और पैसे भी आपको लेट मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो वो देखनी पड़ती हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपके पास जो वो कम अज़ कम 3 मंथ के लिए जो अखराजात हो आप उनको हैंडल कर सके, जो एक बार कारोबार शुरू करने के बाद भी आपके पास जो है इतना बजट होना चाहिए कि उसके 3 मंथ तक अगर आपको नहीं भी पैसे आ रहे तो आप उसको जो एक्सपेंस को बर्दाश्त कर सकें। अगर आपके पास नहीं होगा तो वो जो कारोबार वो तबाह हो जाते हैं, और इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो लॉस में जाते हैं। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा प्रोजेक्ट अगर कोई बना रहे हैं, तो अगर कोई बड़ी शॉप वगैरह कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है आपको कैपिटल या आपको पैसा भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद नीड ऑफ कैपिटल मतलब जो 3 मंथ के आपके पास जो रेवेन्यू जो बचत आप रख रहे हैं उसमें क्या क्या खर्चे वगैरह आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो देखनी। फॉर स्टार्टिंग पीरियड कैश विल बी नीडेड मतलब कि आपको सैलरीज वगैरह आपके पास यानी कि जो आपने लोगों को जो तनख्वाह वगैरह देनी है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा रेंट्स, हीटिंग या लाइटिंग ऑफ द प्रीमिसेस यूज़ वगैरह जो है वो सारा होना चाहिए, जैसे यूटिलिटी बिल्स वगैरह आते हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल यानी कि जो सामान वगैरह जो इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी सारा की सारी चीज़ें जो है वो यूज़ यानी कि इस्तेमाल जो होने वाली चीज़ें इसमें। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग मतलब कि आप मशहूरी दे रहे हो, जैसे कि आपको यूट्यूब पर कोई एड्स वगैरह देखने को मिलती है चीज़ों की, या फिर टेलीविज़न पर अखबारात वगैरह में कहीं भी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वगैरह सारा कुछ है। उसके बाद मिसलेनियस मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह इसमें आ जाते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस जो इकट्ठे होते हैं मर्ज होते हैं, मतलब कि सारे, जैसे अभी आप अपने मोबाइल की सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो उसमें मिसलेनियस आपको फाइल्स में मतलब कि वो सारी कम फाइल्स मर्ज होती हैं, छोटे बड़े अखराजात जितने भी होते हैं वो सारे के सारे मर्ज कर आपको दिखाए जा रहे होते हैं। मतलब कि अगर आपने कहीं यहाँ बताया जा रहा है कहीं कोई सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग का वगैरह करते हैं, या इस तरह के सारे इस तरह के एक्सपेंस वगैरह इसमें जो वो इंक्लूड हो। तो यहाँ रेंट रेट्स वगैरह की बात की है। रेंट रेट्स मतलब कि आप अगर आपके किराए वगैरह पे हम मकान वगैरह कुछ शॉप कोई ऑर्गेनाइजेशन लिए तो आपको रेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज तो नहीं है। इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल डेली बेसिस पे बात की जा रही है जो आपको बताया जा रहा है। तो उसके बाद जब आपके पास नीड ऑफ कैपिटल मतलब कि अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप जो है बिजनेस स्टार्ट करने जाए तो वो बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आपको जो है बिजनेस प्लान होना चाहिए। बिजनेस प्लान के बारे में आप देखते हैं। अगर पास कैपिटल, अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप वो तो बात वहीं खत्म। अगर है तो फिर हम बिजनेस प्लान करिए, नहीं कि आप ऑटोमेटिकली कुछ प्लानिंग है कुछ नहीं और आपने वो कारोबार वो शुरू कर दिया, आपके पास पैसा तो है फिर भी आप जो कारोबार बहुत ज़्यादा जो कारोबार इसके वजह से तबाह हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आप कंपनी बना रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, वो क्या दे रही है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो क्या प्रोवाइड कर रही है, इसके अलावा उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी है भी है या नहीं है, वो उसको यानी फिजिबिलिटी मतलब कि वो मुमकिन नहीं है या नहीं है। ये नहीं है कि वो एक चीज़ बन ही नहीं सकती या बन जाए तो उसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखें, और उसका फाउंडर वगैरह कौन है ये भी देखना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है। उसके अलावा साइज़ ऑफ द मार्केट यानी कि मार्केट का साइज़ क्या है, मतलब कितनी कितनी मार्केट को कवर किया जाएगा, कितनी मार्केट में सप्लाई प्रोडक्ट या सर्विस जो प्रोवाइड की जाएगी, किन किन लोगों को कितनी मार्केट को ज़रूरत होगी, ये सारी चीज़ें वो देखी जाती हैं। और आपके कंपटीटर वगैरह कौन है मार्केट में वो भी देखे जाते हैं। जैसे कि ये एक पेप्सी और एक कोका कोला है, तो ये दोनों अलग-अलग ब्रांड है, ये एक दूसरे के कंपटीटर वगैरह ये सारी चीज़ें। और ये पूरे आजकल यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ को ये इनकी मार्केट चल रही है, यानी कि ये मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं
तो ये सारी चीज़ें जो देखी जाती हैं। उसके बाद आपने जो है फाइनेंशियल मतलब कि कंपनी कितने पैसे लगेंगे ये भी सारा जो है प्रोडिक्शन में करते हैं। ये प्रोडिक्शन गलत भी हो सकती है, लेकिन आप जो है अंदाज़ा ज़रूर लगाते हैं कि ये मैं जो बिज़नेस स्टार्ट करने यार इस पर कितने पैसे लगेंगे, इसके मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी वगैरह होती हैं इसको फाइंड करने की। तो ये एक तो आपके बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है, दूसरा आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब कि आपको कोई सिनेरियो गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि आप इस बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये किन कंपटीटर्स इसके कौन से होंगे, इसका मार्केट साइज क्या होगा। वो थ्योरी जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि इसमें क्या है। उसको फिर प्रोडिक्शन फाइनेंस जो इस तरह मुख्तलिफ आपसे पेपर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको जो है वो आते थे। उसके बाद ठीक है आपके पास कैपिटल तो है अगर, और फिर आपने अंदाज़ा लगाना है कि वो कैपिटल कहाँ से आएगा। अगर तो आपके पास अपना पैसा तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि प्रपोजल वगैरह प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखा था तो वो प्रपोजल मुफ्त ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो ऐसे लोगों को दिया जाता है कि जो उस पर खर्च करना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह के भी आपके पास जो है वो पैसा आ सकता है। तो वो हमारे पास अगर आपके पास खुद से पैसा नहीं, आप किसी से लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रपोजल वगैरह आइडिया वगैरह जो गिवन किया था, आप ये फंड्स आएगा कहाँ, मतलब कि ये जो पैसा अगर आपके पास नहीं है, आपको कारोबार करना चाहिए तो कहाँ से आ सकता है। ये भी तो हो सकता है आपके पास नहीं है, कोई और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, ये बहुत सारी कंडीशन होती हैं। तो सोर्स ऑफ फंड हमारे पास 3 तरह के सोर्स ऑफ फंड। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो ग्रुप में आ जाने का हमें ग्रांट के थ्रू मिल सकता है जो पैसा है, उसके अलावा लोन्स के थ्रू मिल सकता है और सेल ऑफ इक्विटी के बारे यानी के थ्रू मिल सकता है। अब इन सब के बारे में वन बाय वन जो डिस्कस करें। सबसे पहले ग्रांट्स क्या था वो देखिए। ग्रांट का मतलब होता है यानी कि आपको जो पैसा वगैरह दिया जाता है उस पर इंटरेस्ट वगैरह जो नहीं होता। जो लोन और ग्रांट में मेन डिफरेंस यही है कि जो ग्रांट्स होती हैं इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता, जबकि लोन पे इंटरेस्ट होता है। ग्रांट्स होती हैं ये आपको मिलने के चांसेस होते भी हैं और नहीं भी होते। ये क्योंकि देखिए अगर आपने जो बिजनेस प्लान किया अगर वो उसमें पोटेंशियल नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है अगर किसी की नज़र में, तो आपको ग्रांट नहीं देंगे। ग्रांट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं वो भी जब वो ग्रांट्स मतलब कि अतियात वगैरह के तौर पर, जैसे कि आपको पैसे वगैरह मिलते हैं, जैसे कि यूएस एड्स हैं या यूके एड्स वगैरह, इस तरह मुख्तलिफ एड्स होते हैं। जैसे कि सलाह वगैरह आता है तो वो वहाँ भी ये ग्रांट्स वगैरह जो अतियात वगैरह जो फ्राहम किए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस प्लान किस तरह का, अगर वो बिजनेस प्लान उनकी नोयत के मुताबिक है तो आपको ग्रांट्स देते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ग्रांट्स में जो आपको पैसे वगैरह जो आपको जो फाइनेंस मिलता है वो अक्सर वो माफ़ भी कर दिया जाता है, आपने वापस ही नहीं करना होता। और अक्सर वो उस पर इंटरेस्ट नहीं होता, आपने वो पे करना होता, यानी कि उसको सिर्फ जो आपने पैसे लिए होते हैं वही वापस करने होते हैं। और कुछ जो पैसे वापस ही नहीं किए जाते तो वो किस कंडीशन पे दिए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें देखी थी। जैसे कि आप सपोज कर लें कि जो पाकिस्तान में फार्मर्स वगैरह उनको कर्जा वगैरह जो मिलता है, आप उन्हें कर्जा वापस करना होता है लेकिन उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। इस तरह जो गरीब लोग होते हैं उनको जो है कुछ लोग जो एहतियात वगैरह जो है वो फ्राहम करते हैं तो वो वापस नहीं लेते, वो सिर्फ जो दे देते, जैसे कि आईडी वगैरह जो है एम्बुलेंस वगैरह को लोग अतियात वगैरह देते हैं और वो पैसे वापस नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने किस तरह की जो बिजनेस प्लान किया हुआ कि लोगों की गरीबों की हेल्प के लिए आप बना रहे हैं या कोई प्रोडक्ट अपने फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, यानी कि आप प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो उसको सेल करना चाहते हैं। उसके ये सारे डिपेंड करते हैं आप किस तरह का कारोबार कर रहे हैं और उस कारोबार के हिसाब से, उस बिजनेस के हिसाब से, उस यानी कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी कारोबार जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपको कोई ग्रांट दी जाती है। तो सिंपल आप इसमें जो और यानी कि वो जो हमारे पास अगर टर्म्स और कंडीशन बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे तो उसको ग्रांट्स नहीं गए। जिसमें टर्म्स और कंडीशन भी नहीं है और कुछ भी नहीं है उस और आपको लोन सिंपल आपने वापस करा जितना लिया या फिर आपको माफ़ कर दिया पैसे दे दिए जाते हैं तो वो ग्रांट्स में आएगा। इसमें आपको ये यानी कि ग्रांट्स के लिए कुछ लोकेटेड कंपनीज यानी कि वेयर दी कंपनी इज लोकेटेड, मतलब आप जो कंपनी बनाना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को या कारोबार करना वो कहाँ करना चाहिए। ये नहीं हो कि उस लोकेशन के लिए ग्रांट्स हो ही ना, अगर उस लोकेशन के ग्रांट्स नहीं है तो वो फिर आपको ग्रांट्स कभी भी नहीं देंगे। ये नहीं कि आपने जैसे कि छंगा मंगा जाकर अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को बनाना स्टार्ट किया तो उसके लिए समझ लेंगे ग्रांट्स ही नहीं है। तो ये सारी इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो उसके बाद हमारे पास लोन, ये लोन्स भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि इसमें भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ बैंक से कुछ मुख्तलिफ हमारे पास इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं जो लोन्स वो प्रोवाइड करते हैं। ग्रांट्स के तो आपको चांसेस होते हैं या नहीं भी होते, लेकिन लोन्स वगैरह के जो है आपको 90% जो है वो चांसेस होकर मिल जाता है, क्योंकि इसमें वो उन्होंने पैसे आपको ना तो माफ़ करने होते हैं ना ही वो उन्होंने सिर्फ वही पैसे वापस लेने, बल्कि इसमें जो उन्होंने आपको पैसे दिए होते हैं उसके साथ साथ उन्होंने उसके ऊपर इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितने आपसे एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह जो वो कर रहे हैं। तो मतलब कि
जो लोन आपको अपनी चीज़ें वो सिक्योरिटी के तौर पर भी देनी होती है। मतलब कि जैसे कि आप ज़मीन के ऊपर जो वो लोन लेते हैं, तो ज़मीन के ऊपर लोन लेते हैं तो आप जो अपनी ज़मीन वो बैंक में वो रुकवाते हैं। अगर आप पैसे वापस नहीं करते तो आपकी ज़मीन को नीलाम कर वो बेच देते हैं। इसी तरह अगर जेवर जेवर के ऊपर आप जो है लोन लेना चाहते हैं तो आप जेवर बैंक वगैरह में रखवा देते हैं, और उसके बाद अगर आप पैसे उनके जेवर के वगैरह के ऊपर जो है लोन लिए थे वापस नहीं करते तो वो बेच। इसी तरह अगर आप कारोबार कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो वो आप ऑर्गेनाइजेशन उनको दिखाते हैं कि ये हमारा सारा कारोबार है, अगर हम पैसे नहीं देंगे तो आपके ये आपको हम दे देंगे। तो जो हम आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि जो हमारे पास ग्रांट्स थी उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती। उसमें वो सिर्फ देखते हैं कि किस नौयत का कारोबार कर रहे हैं, वो सारे उस पर देते हैं। जबकि लोन्स में ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो सिंपल लोन्स और जो ग्रांट्स उसमें ये डिफरेंस है कि जो ग्रांट्स होती हैं उसमें आपको पैसे में भी आप वापस करेंगे ना, अगर करेंगे तो वही पैसे करेंगे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। जबकि लोन्स में क्या होता है कि आपको एक तो उनके वो पैसे वापस करने होंगे, और उसके साथ साथ आपको जो है जो एडिशनल पैसे भी जो है वो पे करें। ये मुख्तलिफ कंडीशन के हिसाब से पे किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट और थर्ड हमारे पास सेल ऑफ इक्विटी। तो ये हमारे पास सेल्स ऑफ इक्विटी जो यानी कि ये कंपनी के बारे में, जैसे कि मुख्तलिफ कंपनी के बारे में हमें लिमिटेड कंपनी फर्ज कर लें, ये लिमिटेड कंपनी के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं, तो इसमें शेयर वगैरह क्या था वो ऑलरेडी हम आप बहुत डिटेल के साथ देख चुके हैं। यानी कि इसमें क्या आता है कि जो कंपनी है वो इस कंडीशन पे आ जाए उसको चलाना जो है मुश्किल हो गया, तो उसमें फिर क्या किया जाता है, जो उसके शेयर होते हैं उस कंपनी के वो सेल किए जाते हैं। जब सेल किए जाते हैं उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं उस कंपनी को। वो कंपनी क्या करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वो पैसे वो लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है और उस कंपनी को मजीद चलाने की कोशिश करती है। अगर तो वो चल जाती है तो वो जो इसने शेयर खरीदते हैं तो जो उसको फायदा होता है या तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है, या इंटरेस्ट नहीं करेगी तो वो फिर जो उसको यानी कि कंपनी में जो फायदा होगा वो उस बंदे को चला जाएगा। तो ये चीज़ें डिपेंड करी, यानी कि फायदा और नुकसान उस बंदे को चला जाएगा जो पे कर। अगर अदरवाइज उसको फायदा और नुकसान नहीं है तो फिर आप जो जो उसने शेयर खरीदे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है उस बंदे को भी वो पे किया जाता है। जो ये जब ये तब जो है शेयर जो है वो सेल किए जाते हैं जब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी बहुत ही नाजुक हालत में चली जाती है, बिल्कुल वहाँ बिल पे करने तक भी पैसे नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें देखें तो फिर ये शेयर जो है वो परचेज की यानी कि सेल किए जाते हैं और उसके बदले में पैसा लिया जाता है और फिर उसको जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है देखी जाती है। यानी कि जो आपके शेयर्स होते हैं उनको आप जो है वो गिरवी लुभाते हैं। जब आप गिरवी लुभाते हैं, गिरवी का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई मकान वगैरह जो है वो खरीदे, मकान की जो है वो आप पे ज़मीन वगैरह होती है, तो ज़मीन में क्या होता है आप पैसे देते हैं, जब तक आप उसके पैसे वापस नहीं करते तब तक वो उस ज़मीन वगैरह को इस्तेमाल करता है। जब आप पैसे वापस करें तब वो वापस ले जाते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं गिरवी। तो बेसिकली जो शेयर है इसमें गिरवी रखवाए जाते हैं। तो अगर आप वापस करा देते हैं उसके पैसे वगैरह तो ठीक है, अगर कुछ जो कंट्रैक्ट वगैरह होता है कि इतने अर्से तक ये आपके पास अगर नहीं देंगे तो ये होगा, तो जो टर्म्स और कंडीशन वगैरह जो वो लगाई जाती हैं, अगर उनके मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर वो ज़मीन यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी होती है वो बेच दी जाती है या फिर नीलाम हो जाती है। तो ये लास्ट पे कंडीशन वगैरह जो इसमें आती है। तो सेल ऑफ इक्विटी में यही है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कंपनी होती है, उसको गिरवी रखवाया जाता है, उसके बाद पैसा जो मिलता है वो इन्वेस्टमेंट उसको किया जाता है। इन्वेस्ट करने के बाद यानी उसको मुख्तलिफ यहाँ उस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। इंटरेस्ट नहीं पे करते तो आप क्या करते हैं, सिंपल आप शेयर इसमें और बहुत सारी कंडीशन जो है वो इंक्लूड जो सिंपल आपको पहले बता चुका वही है। उसके बाद बजटिंग और मॉनिटरिंग, तो इसमें ये आता है कि बजटिंग और मॉनिटरिंग मतलब कि जो हमारा बजट है, जो हमने प्लानिंग की है, आप जो प्लानिंग की है उसके मुताबिक हमने जो है वो पे करना है। मतलब कि यानी कि हम ये जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके मुताबिक हमने बजट करना, मतलब कितने हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में पैसा वगैरह लगेगा, और फिर उसको मॉनिटर करना मतलब कंट्रोल करना, जो हम पैसा लगा रहे हैं वो हम क्यों लगा रहे हैं, उसको कैसे लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। मतलब कि आपने जो प्लान किया हुआ पहले जो प्लानिंग में यानी कि इतने हमारे पैसे लगेंगे, आप जो पैसे लगेंगे वो आपने बजट वो आपने बना ली, ये हमारा बजट है, इसमें हम कारोबार करेंगे इतने में, और उसके बाद मॉनिटरिंग वगैरह भी करेंगे। तो ये हमारे पास जो है फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है वो सारा इस चीज़ों को वो देखता है। तो क्या जैसे कि बजट आप कोई चीज़ जो है परचेज करेंगे, जैसे कि आप जो है वो जैकेट ही परचेज करना चाहते हैं, तो आपने अपने बजट में ये बनाया कि मैंने 1500 की वो परचेज करनी है। अगर 1500 की से महंगी है तो आप उसको परचेज नहीं करते, अगर उतने में मिल जाए तो आप उसको परचेज कर लेंगे, या उसको आप अक्सर या आपने कहते हैं कि यार मैं ये मेरे बजट में नहीं आ रही, मैंने ये चीज़ नहीं लेनी। अगर तो ये सारी चीज़ें जो देखी हैं, अगर आप वो इतने की चीज़ आप ले लेते हैं अदरवाइज उसको छोड़ देते हैं।
हैं। तो ये इसको कहते हैं बजट। मतलब कि आपने एक अपने माइंड में जो सेट कर लिया, पहले जो प्लानिंग की इतने इस पे और मैं इतने की जो ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, आपने अपने माइंड में सेट कर लिया। उसके बाद उसके उसके मुताबिक जो उस प्लान के मुताबिक आप जो बजट एलोकेट करते हैं, उसको बाद उसको मॉनिटर भी साथ साथ करेंगे कि उसको कैसे एलोकेट, जो इतना जो जैसे 4 लाख का जो बजट आपका, उसको आप कैसे एलोकेट वगैरह करेंगे, वो सारा चीज़ें आप उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो बजट जो है इटरेटिव प्रोसेस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इटरेटिव प्रोसेस है लूप की तरह। लूप क्या मतलब कि बार बार दोहराया जाता है, बार बार के दोहरा मतलब कि आप इसको बजट को चेंज वगैरह करते रहते हैं। ये नहीं कि आपने फिक्स कर दिया 1 साल के लिए 2 साल, ये नहीं है आपने आप पूरी उम्र के लिए इसको फिक्स कर, ये नहीं होता। मतलब कि जैसे कि अभी आपको एग्जांपल एक जैकेट लेने गए, वो 1500 में नहीं मिल रही, तो आप अपने बजट को थोड़ा बहुत आगे पीछे जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा मैं इसका बजट इतना रख लेता हूँ, इतने में चीज़ मिले तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर, इटरेटिव प्रोसेस है। मतलब कि इसको आप जो दोहराते रहते हैं और बजट को थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं, क्योंकि और नई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो होती है उनमें तो ज़्यादा बजट में बहुत सारा चेंजिंग वगैरह आती है, जबकि जो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन चूंकि उनको पता होता है तो वो उनका जो बैलेंस एक जो है वो सेट हो जाता है। तो ये इसमें ये चीज़ें जो है देखी जाती हैं। तो ये जो आपका जो बजट वगैरह ये आपका जो गलत भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी कंडीशंस वगैरह जो है वो होती हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये हमारे पास जो है फाइनेंशियल, इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेडिक्ट की जाती है। प्रेडिक्ट जो होती है वो आगे पीछे भी हो सकती हैं, यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन भी की जा सकती है। तो जो ऑर्डिनरी मैनेजर वगैरह होते हैं ये बजट करते हैं, ये प्रोडक्ट करते हैं। अब प्रोडिक्शन जो है फिर वही बात आ जाती है कि आगे पीछे जब जो है गलत भी हो सकते हैं, कुछ भी कहोगे इंसान की प्रोडिक्शन, जैसे कि मौसम वेदर की आपको प्रोडिक्शन दी जाती है, तो आप वो कन्फर्म नहीं कहते कि बारिश होगी, मतलब वो प्रोडिक्शन करते हैं कि हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। तो इस तरह जो है ये हमारे पास भी ये भी होती है, लेकिन इसमें जो है वो रेयर ही चांस होते हैं, यानी कि काम या ज़्यादा होने के। तो आप जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं तो इसमें जो बजटिंग के वो लेवल वगैरह होते हैं। अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लेवल होते हैं, अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें लेवल वगैरह जो है बजट के नहीं, तो सिंपल वो बजट होती है और उसको बाद वो यूटिलाइज यानी कि मॉनिटर वगैरह जो है वो किया जा रहा होता है। उसके बजटिंग का एक जो है सैंपल देते हैं, आपको अंडरस्टैंड करने में बजट क्या होता है और उसको मॉनिटर कैसे किया जा रहा होता है। तो इसका एक आपको सैंपल दिखाया जा रहा है कि 1998 और 1999 के मुताबिक और 1998 के मुताबिक 2 साल का आपको जो है बजट वो बताया, यानी कि ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यानी कि सेल और मार्केटिंग के डायरेक्टर्स सेल्स एंड एक्सपेंसेस कितने होंगे उनके हिसाब से ये आपको बजट दिखाया जा रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट सैलरीज और एक्सपेंसेस वगैरह ये सारे देख सकते हैं। ये बजट वगैरह आपको ये मजीद आगे इसके पे इसको कम्प्लीट यानी कि 1 साल के लिए आपको ये सारी चीज़ों को वो देखा जाता है और उसके बाद वो प्लस करेंगे इतना जो हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन पे इतना बजट होगा और इतना ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको बाद में देखा 1 साल के लिए इसके साल के लिए इतना आएगा और इस साल के लिए इतना आता है, यानी कि 1998 में इतना बजट आपको जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए था। उसके बाद जैसे कि कंट्री वगैरह का भी बजट देखा है तो इस पर $3 अरब खर्च होंगे, $10 अरब खर्च होंगे, कितने डॉलर खर्च होंगे, जो ये सारा जो है मैंने कहा उसके लिए इतना हमने खर्च करना है, बजट का मतलब इतना हमने इसको खर्च करना है। उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे वो भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो कॉस्टिंग आ जाती है। का मतलब ये कोई भी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर आपका कितना खर्चा आता है, तो उस खर्चे के मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो है 4 कैटेगरीज बताई गई हैं। एक तो रॉ मटेरियल्स एंड बजट इन टर्म, मतलब रॉ मटेरियल मतलब कि जो आप उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इस्तेमाल करें, जैसे कि फ्यूल वगैरह जो होता है रॉ मटेरियल वो इस्तेमाल करें इनपुट, उसके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इक्विपमेंट का जो इस्तेमाल जो वगैरह जो वो करें। इसके बाद डायरेक्ट लेबर और मजदूर वगैरह जो उस पर इस्तेमाल है। एक तो मशीनरी है, सबसे पहले जो कोई भी इनपुट, जैसे कि आपको मैं फ्यूल वगैरह के बारे में बताया जाए, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल। उसके बाद जो जिस मशीनरी के थ्रू आप प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट को चलाने में मतलब मजदूर वगैरह जो उस पर वर्क कर रहे हैं उनकी डायरेक्ट वो आ जाता है। उसके बाद ओवरहेड मतलब कि जैसे कि यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं, बिल वगैरह कर लेंगे या फिर जो रेंट वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें ओवरहेड में इंक्लूड, जितना भी अखराज छोटे मोटे होते हैं वो सारे ओवरहेड्स में इंक्लूड होते हैं। मतलब सिंपल यही कि कॉस्ट मतलब कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर कितना खर्चा। तो एक बात आपको बता देना, जो कॉस्टिंग होती है यानी कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह की होती है वो लॉजिकली होती है, वो थोड़ी मुश्किल होती है उसकी कॉस्ट निकालना, जबकि जो हार्डवेयर वगैरह में चीज़ें होती है उसकी कॉस्ट निकालना जो वो इजी होता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर को आप वगैरह बना रहे हैं तो यानी उसके सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो जो पेड वगैरह भी होते हैं, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे थे, जैसे कि जो रेड हैट वगैरह के सॉफ्टवेयर है वो आप पेड है। इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें वो देखनी है। जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर बना
बनवा रहे हैं ये लोगों से, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके लेबर्स वगैरह, जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके इंजीनियर्स हैं, उनको आपने जो है वो सॉफ्ट यानी कि लैपटॉप वगैरह भी दिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है, फिर उसका जो उस पर खर्चा आ रहा था फ्री प्रोडक्ट के ऊपर, वो ओवरऑल जो है वो कैलकुलेट करके दिखाया था कि इस पर कितना खर्चा आ रहा है, और उस प्रोडक्ट का सारा जो है एस्टिमेट लगाया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो प्राइस, तो जो आपने जो है कॉस्ट वगैरह प्रोडक्ट वगैरह पे लगाई होती है, उसके बाद उसके मुताबिक जो है वो प्राइस भी आप जो है देते हैं। जैसे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनाई है, तो उसको आप जाहिर सी बात उसको सेल भी करना। जब सेल करते हैं तो वो क्या कहते हैं, ये नहीं कि आपने जितनी आपकी कॉस्ट आई उस प्रोडक्ट को बनाने की उतनी कि आप सेल कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा करेंगे तो आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब आपने वो कोई भी प्रोडक्ट बनाई होगी तो उसको क्या करेंगे, जितनी उस पर कॉस्ट आएगी पहले कॉस्ट निकालेंगे, उसके साथ कॉस्ट और जो प्रॉफिट होती है दोनों को मिलाकर फिर उसकी प्राइस आप बताते हैं कि ये इतने की चीज़ मैंने जो सेल करनी। ये नहीं कि आपकी जो है 10 रुपए की उस पर ऊपर कॉस्ट आई है और आप कह रहे हैं 20 रुपए की मैंने ये जो है चीज़ जो है वो परचेज करी, तो तब आप जो है बहुत सारी प्रॉब्लम करें। मतलब कि और भी बहुत सारे कंपटीटर वगैरह होते हैं मार्केट में, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो एक बार तो लोग आपसे चीज़ परचेज कर लेंगे, लेकिन फिर वो दोबारा आपसे परचेज नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनको चीज़ सस्ती मिली है। तो इसके साथ साथ आपको ये चीज़ें जो है वो देखनी होती हैं। जैसे कॉस्ट अगर आपकी 10 रुपए की, तो आप उसके लिए 12 रुपए की वो चीज़ वो सेल कर दे, तो ये अच्छी है, लेकिन 20 की बजाय। तो और आप अगर आप ऐसा करेंगे तो आपसे लोग ज़्यादा चीज़ें वो परचेज़ करेंगे, तो इसमें आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है और आपकी जो कॉस्ट है वो भी निकल रही है। तो ये सच है। तो सिंपल इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉस्ट और प्राइसिंग में। तो यानी कि कॉस्ट आपकी कितना खर्चा है एक प्रोडक्ट बनाने का, और उसको आप कितने में बेच रहे हैं, वो चीज़ें वो प्राइस में आती है। कितने में कितना खर्चा है वो कॉस्ट, और कितने में बेच रहे हैं वो आपकी प्राइस। तो ये तो हमने जनरल कॉस्ट और प्राइसिंग के बारे में देख लिया। अब हम प्रोजेक्ट के बारे में यानी कि सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर पे कैसे जो है वो जो कॉस्ट और प्राइसिंग वो लगाई जाती है। तो इसके 3 मेथड हैं, हम इन तीनों मेथड के बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो यानी कि ये हमारे सबसे पहले तो आप जो है ओरली मतलब कि जो है सामने यानी कि आप लहदा हर चीज़ का जो है वो लेते हैं, यानी कि कंसल्टेंसी की कॉस्ट आप लहदा बताते हैं और उसकी प्राइस वगैरह जो है बताते हैं। यानी कि आपने इतने पैसों में ये जो किसी यानी कि जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग वगैरह होती है, जो मशवरा वगैरह होता है, उसके भी पैसे होते हैं। उसके अलावा डिज़ाइनिंग के अलहदा पैसे होते हैं, प्रोग्रामिंग के आप अलहदा पैसे लेते हैं, और इसके अलावा और जो टेस्टिंग होती है, मेंटेनेंस होती है, इन सब चीज़ों के आप अलहदा पैसे लेते हैं। सबसे पहला मेथड तो ये है। सो एक सॉफ्टवेयर का जो है वो कैसे आप जो है वो सेल करते हैं। दूसरा मेथड ये उसका ये है कि आप जो है वो फिक्स प्राइस जो है बता देते हैं। bespoke सॉफ्टवेयर वे वो होते हैं जो यानी कि जिनकी जो प्राइस होती है वो फिक्स होती है। मतलब कि आपने कह दिया कि मैं ये सॉफ्टवेयर आपको बना के दूंगा $500 में, आप फिक्स बता देते हैं। अब उस पर कम आपकी कॉस्ट है ज़्यादा है, वो लहदा चीज़ें इसमें कंट्रैक्ट होते हैं। कंट्रैक्ट हम बाद में देखेंगे। अगर वो $500 से अगर बढ़ जाता है तो उस पर कितने यानी कि अगर उस पर ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है तो फिर क्या करना होगा, या फिर कम होती है तो फिर क्या, ये कंट्रैक्ट का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। सिंपल अभी यही सब जगह bespoke सॉफ्टवेयर बनाई जाती है। मतलब कि जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बता देते हैं कि इतने हम आपसे पैसे लेंगे, डायरेक्ट वो बता देते हैं। उसके बाद प्राइसिंग है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विच दे हैव डेवलप और फॉर विच दे आर एजेंट्स। इसमें यह है कि आप इसमें तो वो फिक्स बता देते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हम आपको जो सॉफ्टवेयर जब आपको बनाएंगे उसके बाद आपको वो इन सॉफ्टवेयर का वो पे करना। तो सिंपल यही फर्स्ट में क्या कहते हैं, आप फेस टू फेस जो है वो पे करते हैं। दूसरे में आप जो है वो पहले ही सॉफ्टवेयर आप जो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले सारे जो है वो पैसे दे देते हैं। तीसरे में ये है कि आप सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं और जितना खर्चा आता है उसके बाद आप उनको पे करते हैं। तो ये 3 जो है चीज़ें हैं सिंपल। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जितने जैसे जैसे आपका सॉफ्टवेयर चलता जाता है उस हिसाब से आप जो है पे करते जाते हैं। जैसे कि डिज़ाइनिंग बनाने के लिए आप लहदा पे करते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए लहदा करते हैं, मैं आपको बता दूँ कंसल्टिंग के लिए लहदा पे करते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे बनता है तो वैसे पे करते हैं। दूसरे में आप जो है वो सॉफ्टवेयर बनवाने से पहले सारा कुछ वो पे करते हैं। और तीसरे में सिंपल ये है कि जब सॉफ्टवेयर बनेगा उसके ऊपर जितना खर्चा आएगा उसके मुताबिक प्रॉफिट वगैरह देकर उसको सेल किया जाएगा। तो ये हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो आता है। वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो का आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझाना चाहूँगा। अगर आप इसको एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो आप वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो, सबसे पहले आप जो कंसिडर करके आपके पास जो है 5 लाख जो टोटल कैपिटल है, आप उस 5 लाख में क्या कहते हैं कि 4 लाख आप कहते हैं कि मैं उसका यूज़ करूंगा आप अपने कारोबार की। 1 लाख को आप जो है वो लहदा रख लेते, मतलब कि वो अगर ज़्यादा परेशानी की जरूरत पड़ी तो उसको यूज, अदरवाइज नहीं, वो किसी भी मकसद के लिए आप उसको 1 लाख को
लगा रहा 5 लाख आपके पास टोटल कैपिटल था, टोटल 5 लाख आपके पास पैसे थे, आप उसमें से जो 4 लाख अपने कारोबार पे खर्च करते हैं, वो जो 4 लाख आप अपने कारोबार पे खर्च करना चाह रहे हैं वो आपके है जो यूज़ करना चाह रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल है। आप उसको जो आप जो इस्तेमाल करने के लिए आपने 4 लाख रखे हैं, वो उसको आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका कैश फ्लो में आया था, मतलब कि कैश इन कैश आउट और कैश इन हैंड वगैरह में आ जाएगा। तो कैश इन क्या था वो बताता हूँ। कैश इन का मतलब कि आपके पास जो आपने चीज़ें जो सेल की उसके बदले में आपके पास कितना पैसा आया या आपने कितनी चीज़ें वो परचेज की हैं, आपने कितना पैसा दिया, वो कैश आउट होता है। तो कैश इन हैंड में होता है कि अब आपके जेब में या बैंक वगैरह में जो पैसे पड़े हैं वो कैश इन हैंड है, तो उसको इस चीज़ को कहते हैं कैश फ्लो। तो सिंपल मैं इस एग्जाम्पल को फिर दोहराना चाहूँ, अगर आप इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो आज ये सारा जो है वो अंडरस्टैंड हो। तो कैपिटल आपके पास टोटल 5 लाख कैपिटल है, आप उस कैपिटल में से 4 लाख जो आप अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो वो आपका वर्किंग कैपिटल है, और जो जैसे जैसे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका कैश फ्लो में, तो मतलब कि कैश इन कितना हुआ, कैश आउट कितना हुआ, ये आगे एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद कैश इन हैंड आपके पास कितना, ये सारी चीज़ें देखिए। एक चीज़ बताई जा रही है कि अनएबल टू पे इट्स बिल। ये जब जब ये कंडीशन है कि आप बिल पे करने की कंडीशन भी नहीं आती, तो तब आप कंडीशन बहुत ही बुरी, मतलब कि जो कैश इन हैंड है वो आपके पास बिल्कुल ख़त्म, यानी कि आपको जो लाइबिलिटीज़ है वो ज़्यादा है और जो आपके एसेट था वो कम हो चुका है। मतलब लाइबिलिटीज़ वगैरह क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती है जो आपने पे करना होता है, यानी कि आपने किसी को जो है वो पे कर दिया या करना होता है, और एसेट होता है जो आपके पास पैसे होते हैं, जो हदार चीज़ें ली होती है वो सारा जो पे करना होता है वो आपकी लाइबिलिटीज़, और जो आपके पास अपने पैसे होते हैं वो आपके एसेट होते हैं। तो जब ये कंडीशन आ जाती है, यानी कि उसमें क्या कंडीशन, आप जो कैश फ्लो है आपका वो बेसिकली वो ठीक नहीं होता। अगर वो ठीक नहीं होगा तो आपके पास जो लाइबिलिटीज जो है वो ज़्यादा हो जाती है, एसेट जो है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए जो 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 ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसकी बैड कंडीशन होती है, तब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप जब भी कारोबार स्टार्ट करो उसके लिए आपको 3 मंथ के लिए आपके पास में वो पैसे होने चाहिए। वो बताने का यही मकसद आता है कि यही कि अगर कैश फ्लो ठीक तरह से नहीं भी चला, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ भी गई है तो फिर भी वो हैंडल किया जा सके। अगर तो बहुत ज़्यादा कैश फ्लो में आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट गलत बना रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो है कैश फ्लो प्रोजेक्शन वगैरह थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, इसीलिए 3 मंथ का आपको जो है गुंजाइश दी गई थी। तो अगर वो ज़्यादा करेंगे तो वो फिर कंडीशन जो है वो गलत, और उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन वो ख़त्म होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये आपको जो है वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो का बताया, यानी कि जो 4 लाख है उसको कैसे जो है इस्तेमाल किया गया है, तो ये सारी चीज़ें वो आपको बताई जा रही हैं। तो इसके मुताबिक आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले मंथ है उसके कैश इन कैश आउट, नेट मंथली कैश फ्लो है और कम्युलेटिव कैश फ्लो है। तो अब इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ, बाकी ये आपको अंडरस्टूड बात इजी था। कैश इन मतलब कि आपके पास कितने पैसे आए हैं, वो आपके पास 4,000 रुपये आया है, और कैश आउट मतलब कि आपने कितने पैसे दिए हैं, वो आपने 15,000 दिए थे। तो नेट मंथली कैश फ्लो मतलब कि वो 11,000, इसमें फर्क मतलब 15,000 में से माइनस कर 4,000, तो आपके पास घर जो ये ब्रैकेट में लिखा है उसका मतलब है आपने किसी के पैसे देने, मतलब कि वो आपकी लाइबिलिटी है। तो उसमें आपकी जो कंडीशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है। तो जब भी आपको ब्रैकेट में नजर आएगा मतलब कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में वो पैसे देने होते हैं, उस पर वो कर्जा होता है। जब वो ब्रैकेट में नहीं होगा जैसे कि ये है, तो उसका मतलब उसके पास पैसे ज़्यादा है। तो इसको बस सिंपल अंडरस्टैंड करें कि कैश इन हुआ जैसे कि ये पैसे इसने कैश इतने इतने पैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास आ रहे हैं, और कैश आउट मतलब इतने इतने पैसे उसके पास जा रहे हैं। जब इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उन पर माइनस करेंगे तो नेट मंथली कैश फ्लो आया था। जैसे कि दूसरे नंबर में देखें ये 5,000 ये 15,000, मतलब कितने का फ़र्क है, 10 का। तो ये हमारे पास इसको लिख दिया ब्रैकेट में। यहाँ थोड़ा सा देखते हैं चलें कि यहाँ हमारे पास 16,000 जो है कैश इन हुआ है, 15,000 आउट किया है, 1,000 का यहाँ मुनाफा है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह लिखी गई। उसका कम्युलेटिव कैश फ्लो मतलब कि इन कम्युलेटिव मतलब इकट्ठा करना, जमा करना सबको। जैसे कि यहाँ 11,000 था और यहाँ 10,000, तो यहाँ 11,000 स्टार्टिंग में तो सेम था, उसके बाद 10,000 आया, यानी कि 10,000 आपके हाथ से गया। तो इन दोनों को 10,000 और 11,000 को 21,000 कर दी थी, 100 और इसको प्लस किया जा रहा है, तो ये लिखा जा रहा है। तो उसके बाद मजीद इसको जो एनुअल स्टेटमेंट है तो स्टार्टिंग देख सकते हैं। अगर तो आपके पास जो है वो कंडीशन जो है कम्युलेटिव कैश फ्लो में अगर इस तरह जो ब्रैकेट में होगा, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको वो ऑर्गेनाइजेशन वो बैड कंडीशन
कंडीशन में है, वो घाटे में जा रही है, वो उसका चलना मुश्किल हो चुका है, अब उसको प्रॉफिट ही नहीं आ रही बल्कि उसका कॉस्ट ज़्यादा होती जा रही है एज़ कम्पेयर टू प्राइसिंग की, यानी कि उसकी सेल जो है वो सेल उतनी नहीं हो रही जितनी उसकी कॉस्ट वगैरह आ रही है। तो अगर जो ब्रैकेट में नहीं होगा तो उसका मतलब है उसको प्रॉफिट ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है। तो उसके बाद हमारे पास एनुअल स्टेटमेंट मुख्तलिफ, यानी कि इसमें एनुअल स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी हो सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, ऑडिटर रिपोर्ट वगैरह, ऑडिटिंग रिपोर्ट वगैरह को आगे हम मजीद जो है वो देखेंगे। तो एनुअल शीट में ये जो एक्ट जो है वो बनाया गया था 1985 के, मतलब कि लिमिटेड कंपनी में ये लाजमी होता है, जो अनलिमिटेड कंपनी वगैरह आती हैं वो उनमें ये नहीं भी होता। तो एनुअल स्टेटमेंट मतलब कि जो हमने पहले देखा, ये आप देख सकते हैं ये एक साल के लिए जो मंथ हुआ वो एक साल के लिए हमने देखा, जो लास्ट पे हमने देखा कि कितने, यानी कि इस कंपनी को बजट आने की, प्रॉफिट आने की बजाय लॉस हुआ है, 2000 का लॉस हुआ है इस कंपनी को, इसको कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान में ये कंपनी गई है। तो ये बताया जा रहा है। तो यहाँ जो मैं आपको फिर बता दूँ, जो 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 ब्रैकेट में लिखा होता है इसका मतलब क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब क्रेडिट बताए आपने इतने, लाइबिलिटी मतलब कि आपने इतने पैसे देने हैं, और अगर वो ब्रैकेट में नहीं हो वो डेबिट में होता है। डेबिट का मतलब मैं आपको बता, सिंपल, ये आपको पता होना चाहिए, आपने इसको बनाना नहीं है, पेपर में अगर पूछा जाए तो आप इसको सिंपल बना तो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमने फाइनेंशियल और अकाउंटिंग की प्रैक्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये इसको हम जो है कारोबार में भी चीज़ों का पता होना चाहिए, सिर्फ पता होना चाहिए, ये हमें बनाने की बैठना नहीं है हमने इनको, तो सिर्फ आप इसको ये याद रखेंगे ये क्या है। एनुअल स्टेटमेंट आपको ये इस चीज़ को कहा जा रहा है। उसमें बैलेंस शीट वगैरह, बैलेंस शीट में क्या होता है कि जो आपको जो लाइबिलिटी होती हैं, जो हमारे पास जो एसेट वगैरह, उसको लाइबिलिटी और एसेट आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये बैलेंस शीट होती है, ये साल के लास्ट पे बनाई जाती है। तो इसमें मैं आपको फिर बता दूं कि जो एसेट हमारे, बेशक हमने किसी से पैसे लेने होते हैं या हमारे जेब में होते हैं या बैंक में होते हैं या कहीं भी पैसे होते हैं, वो आपके एसेट में ही होते हैं, और लाइबिलिटी होते हैं, बेशक आपने पैसे दे देंगे या देने हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो सारा क्या है आपकी जो है लाइबिलिटी में शामिल हो जाता है। तो आगे हमारे पास बैलेंस शीट आपको मुख्तलिफ दिखाई जा रही है, सिर्फ आपको इसको अंडरस्टैंड करें, यानी कि ये 2 साल के लिए आपको 1998 और 1998 दोनों को दिखाई जा रही है, यानी कि कितने आपको एसेट और कितनी लाइबिलिटीज़ वगैरह वो देखी जा रही है। तो ये सारी आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है उसके मुताबिक जो है ये एसेट कितना, कैश इन हैंड, कैश इन एट बैंक, ये सारा कुछ आपको ये बता चुके हैं क्या होता है। जस्ट आप इसको जो है वो देखें और ये इसको रीड आउट करें कि कितना फ़ायदा नुकसान हुआ है, आप इसको जो है वो देख सकते हैं। तो ये जो पहले वो यानी कि ये जो आपको इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स वगैरह जो है ये एक सॉफ्टवेयर के मुताबिक जो है वो बताई जा रही है, और ये वाली जो है ये सॉफ्टवेयर, बल्कि ये बुक वगैरह किसी स्टडी वगैरह किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की जो है शॉप वगैरह के बारे में बताया जा रहा है। तो टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट मतलब जिनको आप छू सकते हैं और जिन चीज़ों को नहीं छू सकते, मतलब कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो ये सॉफ्टवेयर के मुतालिक है। उसके बाद ये मजीद जो है इसको कंप्लीट होती है यहाँ, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड इक्वालिटी, जो मैंने आपको कंडीशन बताई उनके मुताबिक आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। आपको सिर्फ पता है प्रॉफिट और लॉस, मतलब कि जो शीट आपने देखी उसके मुताबिक आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, वो इसमें जो है वो देखा है, तो कितना फ़ायदा हुआ है, कितना ये टोटल एक्सपेंडिचर, कितने अखराज है या कितना ये सारा जो है उसके मुताबिक जो है ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल आपको जो है वो दिखाई दी, मतलब कि ये 2 ईयर के, मतलब कि इस साल हमें कितना जो है फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ और दूसरे साल कितना फ़ायदा, जब दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा, यानी कि दोनों सालों का देखा जाए तो देखा ये होता है कि इस साल ये इतना हुआ जो फ़ायदा नुकसान और दूसरे साल इतना जो फ़ायदा नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाए। कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह में ऑलरेडी आपको ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी की यहाँ फिर आपको दिखाई जा रही, तो आप इसको जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑडिटिंग के बारे में, तो ऑडिटिंग सबसे पहले तो होता है कि ऑडिटिंग का मतलब होता है कि जैसे कि मॉनिटरिंग वगैरह कर रहा है, मॉनिटरिंग जो आपने जो कैश फ्लो डायग्राम वगैरह, यानी कि जो अभी हम आपको बताए थे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह के बारे में, तो ये ठीक बनाएगी या नहीं बनाएगी, कोई आपने जो है इसमें 2 नंबरी तो नहीं की, रिश्वत वगैरह का काम तो नहीं किया, या फिर इसमें जो है वो कहते हैं जैसे कि आजकल जो नवाशी का एहतसाब वगैरह जो हो रहा है, तो वो किसके वो सारी की नीचे ऑडिटिंग में आ रही है, यानी कि ये ऑडिटिंग का कंसेप्ट जो है वहाँ यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ मैं आपको फिर एक बार इसको क्लियर करता हूँ। कैश फ्लो डायग्राम में सिंपल ये है कि जो आपके जो एसेट होता है उसमें माइनस कर दें लाइबिलिटी में, तो उस यानी कि लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं, अगर तो वो ब्रैकेट में है तो मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इतने पैसे देने हैं, अगर वो ब्रैकेट में तो इतने आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे लेने हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ऑडिटिंग भी इन्हीं चीज़ों को वो चेक करने के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है कि किसी ने जो है वो करप्शन
करप्शन वगैरह तो नहीं, अगर करप्शन वगैरह की है तो कितनी की है, वो सारी चीज़ें वो देखी जाती है। तो ये देखता कौन है, वो हमारे पास यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है होते हैं वो देखते हैं। उसमें हमारे पास 4 कंट्रीज ने मिलकर बनाया, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इसके अलावा आयरलैंड वगैरह, इन 4 मुल्कों ने मिलकर जो है ये हमारे पास बनाया। जैसे कि आपकी जो सीए की डिग्री है वो इसी से एसोसिएट होती है। तो ये जो इंट्रोड्यूस किया गया वो 1989 में ये यानी कि और ऑडिटिंग का जो है कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसमें ये सिर्फ वो कैश फ्लो के बारे में वो यही देखते हैं कि ये ठीक बनाएगी या नहीं बनाएगी, अगर बनाएगी है तो इसमें क्या यानी कि इसमें सारी चीज़ें वो देखते हैं कितनी जो है वो गलत बनाएगी, कितनी ठीक बनाएगी है। ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ऑडिटिंग वाले खुद अपने यानी कि ऑडिटर जो उनके अपने होते हैं, इंटरनल होते हैं, वो खुद चेक करते हैं कि ये इसमें जो हमारे जो यानी कि जो स्टेटमेंट है वर्किंग फ्लोस में ठीक बनाई गई है या नहीं, इसमें करप्शन तो वगैरह तो नहीं की गई। अगर उसमें करप्शन की गई तो उसको हम फिर वो सजा वगैरह देते हैं, वो सारी चीज़ें बाद में है। सिर्फ ऑडिटिंग यही है कि वो चेक की जाती है जो स्टेटमेंट है। अब जैसे कि यूनिवर्सिटी वगैरह की भी ऑडिटिंग होती है, तो ये ऑडिटिंग जो होती है जो जो बता कर की जाती है वो सिर्फ एक कार्रवाई होती है। लेकिन जो आपको पता ही नहीं होता कि एक साल में एक बार तो लाजमी होती है, लेकिन ज़्यादा बार भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि यानी कि बता कर जितनी बार मर्जी है ऑडिटिंग की जा सकती है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ठीक वर्क कर रही है नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आप देखें ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ये कि इंटरनल क्यों होती है, क्योंकि वो खुद ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं कि इसमें कोई ऑडिटिंग यानी करप्शन वगैरह तो नहीं की। ये एम्प्लॉयज खुद यानी कि जो मालिक वगैरह होता है जो वो खुद ये चेक करने के लिए, क्योंकि अगर एक्सटर्नल टीम आएगी तो उसको चेक करेगी तो वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट है। इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि आजकल नवाज शरीफ ने जो करप्शन वगैरह की है उसके ऊपर जो उसकी ऑडिटिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। उसमें जो है वो कैश फ्लो तो नहीं है, लेकिन उसको सारी चीज़ें वो और उनको ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में पता, तो ये सारा जो कंसेप्ट है वो ऑडिटिंग के बारे में यही है। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगर इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।